बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपको 8वें विधानसभा के किसी ऐसे मजबूत प्रत्याशी से मिलाना चाहता हूं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे और अपने दावे के जरिए आपके दिलों तक पहुंचे, अपने राजनीतिक दल तक पहुंचे। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में बराबर हिस्सा लेते रहे। आज मैं जिस शख्स को आपकी अदालत में पेश करने जा रहा हूं वह शख्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाम है। मैं सौरभ बजाज जी आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ में जनता के बीच में जाए, क्योंकि आप एक रिनाउंड फिगर हैं इस शहर के और आपके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं जिसके कारण आप अलग से अपनी पहचान बनाते हैं। एक तो आपका कदकाठी इस तरीके की है कि आप कहीं से गुजरते हैं तो लोग पूछते हैं यार ये कोई शख्स जा रहा है, ये कौन है ना। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका जो है, आप बड़े अपना लोगों के अंदर लोकप्रिय है इसलिए कि आप एक तो जुझारू व्यक्तित्व है आपका। एक आप जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी में आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप जिसके साथ हैं, जिसके खिलाफ हैं। आप दोस्ती भी अच्छी तरह से करते हैं, दुश्मनी भी अच्छी करते हैं। तो आपका दावा पेश करूं उससे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे जनता को। अगर आपसे कोई पूछे कि सौरभ जी आप क्या हैं, क्या करते हैं, राजनीतिक सफ़र क्या रहा आपका, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, तो वो थोड़ा सा एक आप बताएं। मैं सौरभ बजाज हूँ और बहुत अभावों में जीवन जीते जीते, गायों का गोबर खींचते खींचते, दूध बेचते बेचते मैंने अपनी मंजिल यहाँ तक तय की है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का और मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमें ऐसे संस्कार मिले हैं हमारे दादाजी से, हमारी दादी से, क्योंकि बेसिकली गुर्जरों का काम खेतीबाड़ी और दूध बेचना खरीदना हुआ करता था। तो मैं उस जगह से निकला हूँ। बहुत ही छोटे लेवल से मैंने शुरुआत की, लेकिन मुझे उसके बारे में भी कोई शर्म नहीं है। ज़िंदगी में जब कुछ नहीं था तब भी कोई गम नहीं था और आज बहुत कुछ है तो बहुत घमंड नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई घमंड नहीं है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई उसके बारे में भी थोड़ा लोग जानना चाहेंगे। मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। मेरे फादर की पोस्टिंग एज एक्साइज डिपार्टमेंट में भीलवाड़ा में हुआ करती थी। मेरी मदर भी वहाँ एज टीचर थी। मेरा बचपन वहाँ बीता 4-5 साल तक। फिर मैंने यहाँ एक स्कूल है जिसमें 5th क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। 6th से 10th तक मैंने गौतम स्कूल में पढ़ाई करी और 11th मैंने और 12th जवाहर स्कूल में पढ़ाई करी और उसके बाद ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से की। तो गवर्नमेंट कॉलेज यानी आपकी शिक्षा का पूरा कार्यकाल यहीं से बीता। ये राजनीति का शौक कहाँ से चढ़ गया आपको? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हमारे गुरु हैं, पारिवारिक गुरु हैं, जो मेरे परिवार की बहुत सालों से कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं। उन्होंने, जब मैं ग्रेजुएट हुआ और उस समय तक मैं बहुत बड़ा पहलवान बन चुका था, मेडलिस्ट, तो मैं उनके पास गया मदर को लेके। मैंने कहा मेरी जॉब आ गई है। मेरा 96 में एज सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर RSC में सिलेक्शन हो चुका था। मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो चुका था। मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑर्डर आ चुका था। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो चुका था। मैंने उनसे पूछा, मैं बहुत ऊहा पोह में फंसा हुआ था कि क्या करूं। अब जब ग्रेजुएट बच्चा जिसको 4-5 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो जन्मपत्री तो देखते हैं, साथ ही पर्चा बना के लिखते हैं। डॉक्टर RC शर्मा साहब हटोंडी BEd कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए जी। उन्होंने कहा कि यार आपकी नौकरी तो लग रही है, पर आपको नौकरी मात्र 7-7.5 साल कर पाओगे, उसके बाद आपको व्यापार में और राजनीति में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 7.5 साल वहाँ बिगाड़ने की जगह मैं क्यों ना आज से ही व्यापार और राजनीति में पड़ जाऊँ। तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा। रमेश चंद्र शर्मा को मैं भी जानता हूँ और वो बहुत अच्छे कैलकुलेटर हटूडी के अंदर हुआ करते थे। बहुत अच्छा आपके बारे में प्रिडिक्शन किया उन्होंने और ये अच्छा हुआ कि जो 7.5 आपको लग गई थी।
अगर आप सरकारी नौकरियों में वो 7.5 का समय बिताते तो वो 7.5 फिर बाद में दुख देती है आपको, और उस 7.5 में आपने साल में मजबूत नींव कर ली। तो राजनीति में जब आए तो आपने किस रूप से, छात्र राजनीति से आए या आप डायरेक्ट कांग्रेस, क्योंकि आप कांग्रेस के जाने माने नेता माने जाते हैं, और आपको यह बताना मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ कि आप नसीराबाद क्षेत्र से, जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, और उस दावेदारी के बारे में मैं बात करूँगा। पहले ये बताऊँ, राजनीति में कहाँ से आपको ये शौक़ लगा? हमारे हाथीवाटा में हमारा पुश्तैनी मकान है। मेरे दादा ने सन 1958 में, जो कि अनपढ़ थे, 58 में उन्होंने हाथीवाटा में मकान प्लॉट खरीदा। मेरे दादाजी के भाई ने 1958 में सुंदरविलास में मकान खरीदा, और मेरी दादी की सगी बहन जो मेरे दादा लगे, उन्होंने भी 1958 में हाथीवाटा में हमारे बराबर प्लॉट खरीदा। तो मेरे दादा जब निकल के बिना पढ़े लिखे होते हुए भी, वो भी 6.25 फुट लंबे थे, जब वो यहाँ आ गए, मेरे फादर अजमेर ज़िले में सबसे पहले सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने MA LLB की 1964 में। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल किया कि वो 1958 में वहाँ से निकल के यहाँ आए, और मेरे फादर ने इतनी अच्छी उच्च शिक्षा हासिल की, तो मुझे लगा कि यार अपने को भी उच्च शिक्षा भी हासिल करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरी जो दादी की सगी बहन है, उनके बेटे शंकर पहलवान, जो कि अजमेर ज़िले के डाक विभाग के सबसे बड़े पहलवान, इंडिया लेवल का उन्होंने, वो इंडिया लेवल के मेडलिस्ट, बिल्कुल इंडिया लेवल। तो उन्होंने कहा तेरा कुछ नहीं करना है, तेरे को पहलवानी करनी है। मैंने कहा ठीक है। गुरु हैं, चाचा हैं, उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल। हमारे यहाँ पहलवानी में एक बहुत बढ़िया सिस्टम होता है, पूरा गुरु ने जो बोल दिया ना, बस गुरु ने कह दिया 1000 दंड बैठक मारनी है, मुझे 1000 बोलते थे तो मैं 1005 पे रुकता था। 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 7 पे रुकता था। मतलब मैंने कभी किसी को डिसोबे नहीं किया, मेरे गुरु को, अंकल को, फादर को, किसी भी गुरुजन को। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी को डिसोबे नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने गुरुओं को। मुझे वो संस्कार मिले हैं अपने परिवार से, माता पिता से, कि गुरुजन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात सौरभ पूछना चाहूँगा कि आप जैसे पहलवानी के अंदर आ गए, आप पहलवानी के बाद राजनीति में भी आए, व्यापार भी आपने बहुत जमकर व्यापार किया, लेकिन आप ही के ब्रदर अचानक प्रशासनिक सेवाओं में चले गए, और आज वो प्रशासनिक सेवाओं में ही नहीं है बल्कि जितने प्रशासनिक अधिकारियों का जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। तो ये एकदम से अलग अलग कैसे रहा? देखिए, मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो मुझसे बेहद इंटेलिजेंट है, बहुत कूल हैं, बहुत काम हैं, मतलब वो बहुत दिमाग से काम लेते हैं, मुझसे शिक्षा दीक्षा में बहुत आगे हैं। हमारे दोनों के बीच में एक जो छोटा सा अंतर है कि वो पढ़े लिखे भी हैं, अधिकारी भी हैं, गुस्से को पी जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा उनसे कम हूँ, व्यापार मैंने अलग से बनाया, और मैं गुस्से को कई बार पी नहीं पाता हूँ। शायद ये मेरी कमजोरी भी है, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में स्पष्टवादी लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग स्पष्ट हैं वो एक सेकंड के लिए भले ही राजनीति के अंदर, लेकिन आप गुमराह नहीं करते। आप किसी आदमी को ये नहीं कहेंगे आपका मतदाता आपके पास आ रहा है और आप मतदाता को मीठी गोली देकर भिजवा रहे हैं कि आप यार स्पष्ट नहीं बोल रहे, और आपने स्पष्ट कह दिया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इस कारण से नहीं हो पाएगा और ये काम ऐसे होगा, आप जाके उससे करवा लीजिए। तो आपने अगर स्पष्ट कह दिया तो निश्चित रूप से आपकी इज्जत बढ़ेगी, और मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहें। आपकी स्पष्टवादिता, आपका जुझारूपन, आपका बेबाकपन, ये जो आपका जो मार्शल वो है, एटीट्यूड है, दैट इज मस्ट। हर आदमी के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर एक जन्मजात गुण होते हैं। उन जन्मजात गुणों के कारण से मैं कह सकता हूं कि अगर आप राजनीति में आए हैं और बाकायदा अगर राजनीति के अंदर आप पनप कर चल दिए, एक बार आपकी राजनीति ने उंगली पकड़ ली, एक बार जनता आपके साथ हो गई, एक बार राजनीतिक दल आपके साथ हो गया, तो निश्चित रूप से दूरियां तो बहुत लंबी तय करेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो लोग आपको जानते हैं, वो इस बात का मैं समझता हूं कि इनके इस दावे से और मेरे इस कहन से सहमत होंगे कि सौरभ बजाड़े एक ऐसा नाम है जिस पर यकीन किया जा सकता है। मेरे बारे में मैं इतना सा ज़रूर बोलूँगा कि मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं किसी को मीठी गोली नहीं देता। मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मेरे बड़े भाई साहब
मेरे फादर मदर, मेरे दादा या मेरे 5 पीढ़ी में कलंक लगे। और हमारी 5 पीढ़ी से हम शारीरिक रूप से बाहुबली के रूप में पैदा हुए हैं। सब 6.25 फुट के हैं और मेरे बेटे तो 6'4" के हैं, भाई साहब का बेटा 6'4" का है, 6 फुट 4 इंच। तो हमारे को झूठ बोल के आगे बढ़ने की बजाय मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पीछे रह जाए, झूठ बोलने के आगे नहीं बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो अब मैं आता हूं आपसे उन प्रश्नों के बारे में जिनके जो आपकी दावेदारी बनेंगे और जो जनता के दिलों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो यह है कि आपका कार्यक्षेत्र नसीराबाद नहीं रहा, उसके बावजूद आप नसीराबाद क्यों जाना चाहते हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर। मैं अजमेर जिला देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए लगभग 4 साल नसीराबाद विधानसभा का प्रभारी रहा, लगभग 3 से 3.5 साल पुष्कर विधानसभा का प्रभारी रहा, मैं केकड़ी विधानसभा का प्रभारी रहा, मैं मसूदा विधानसभा का प्रभारी रहा और मैं किशनगढ़ का भी प्रभारी रहा। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं ब्यावर का प्रभारी क्यों रहा, क्योंकि ब्यावर वाले बड़े पावरफुल लोग होते हैं, वहाँ पर जाति झगड़ा हो जाता है। तो मुझे इसलिए भेजते थे कि हमारे वहाँ अच्छे 18-20 अखाड़े चलते हैं और मैंने वहाँ पर हमेशा एक भी झगड़ा नहीं होने दिया। सबको साथ लेके चलने की क्षमता मुझ में शायद है और मैं ऐसा हमेशा करूँगा। हो सकता है मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, मंत्री बनूँ ना बनूँ, लेकिन सबको साथ लेके जो चलने की क्षमता मुझ में है और जो गुण मुझ में है वो मैं हमेशा रखूँगा। सौरभ जी, इस बात को, इस पहले वाले सवाल को मैं जारी रखूंगा, अभी मैं भूला नहीं हूँ उस सवाल को। लेकिन दूसरा सवाल एक और निकल के आ गया है आपकी बातों से कि आप 8 जगह 8 विधानसभा में प्रभारी रहे। 6 विधानसभा। अच्छा, विधानसभा में प्रभारी रहे, तो आप सांसद के लिए क्यों नहीं कर रहे? आप उस नसीराबाद विधायक के लिए क्यों कर रहे हैं? आप तो सारे प्रभारी रहे, सारा इंचार्ज रहे, तो आपको सबका मालूम है कि मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट की तरफ से अभी अजमेर दक्षिण का भी प्रभारी हूँ, जो कि सम्मानीय राजेश लिलोटिया जी ने मुझे नियुक्ति दी है जी। और मैं इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि के राजू सर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, CWC के मेंबर हैं और हिंदुस्तान के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी 4 डिपार्टमेंट संभालते हैं। हमने अभी एक सम्मेलन आयोजित किया, वर्कशॉप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार, जो कि मेडिकल कॉलेज के पीछे है। वहाँ डॉक्टर के राजू सर आए, राजेश लिलोटिया साहब आए, अमृता धवन जी आई, डॉक्टर शंकर यादव जी आए और सारे ही दक्षिण के विधानसभा के दावेदार आए, उत्तर के सभी दावेदार आए, पुष्कर के विधायक पूर्व मंत्री वो भी आई और वेल मैनेज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड हमने वहाँ मीटिंग अरेंज करी। और जाते जाते के राजू सर मेरे को धन्यवाद देके गए कि सौरभ, मुझे ऐसा पता नहीं था कि इतनी अच्छा मीटिंग आप अरेंज करोगे। ये अच्छी बात है, ये आपका एक गुण है जो आपको आगे भी ले जाएगा। तो अब मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ कि नसीराबाद क्यों? क्योंकि नसीराबाद के अंदर ये बात तय है कि गोविंद सिंह गुर्जर के से पूर्व और बहुत एक गुर्जर मतलब विधायक रहे तो गुर्जर, राजनीति रही तो गुर्जर की, महेंद्र गुर्जर रहे, ये सब मतलब रामनारायण गुर्जर है, ये सारे गुर्जर सारे लोग हैं। तो आप भी वहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या इन लोगों के अंदर आपका किस तरीके से फिट बैठेंगे आप? मैं पहले तो ये बता देता हूँ, मेरा नाम सौरभ बजाड़ है, जाति से मैं गुर्जर हूँ, पेशे से पहलवान रहा हूँ, व्यापारी भी हूँ। तो मैं 37 कम्युनिटी में काम करता हूँ। गुर्जर होने के नाते दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ वहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर कम्युनिटी का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है व्यक्तिगत। और वो लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, टिकट लोग मांग रहे हैं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। आवेदन जो एक प्रोसेस होता है, मैंने आवेदन किया, पर मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने कहा आवेदन दे दिया। जनता वहाँ से चाह रही है। लगभग पिछले 10 दिन के अंदर मैंने 35-40 गाँव के दौरे किए जी। लोग ये कह रहे हैं कहीं 5 साफे पहनाते हैं, कहीं 10 साफे पहनाते हैं, कहीं 2 साफे पहनाते हैं, कहीं 25 साफे पहनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। मतलब कि नसीराबाद विधानसभा की जनता जो है वो चाहती है कि सौरभ बजाड़ उनका नेतृत्व करे और परिवर्तन तो होना ही चाहिए।
हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं जाति विशेष आपके आधार के अनुसार भी नहीं जा रहा हूँ जाति पर। वहाँ जो रामस्वरूप लांबा अभी भाजपा के हैं, और उनका जिस तरीके से सावरलाल जाट का एक अलग ऑरा था, अलग उसकी तपस्याएं थी, उनका अलग एक वो सिस्टम था, और वो एक बहुत अलग किस्म से थे, वो शेर थे। लेकिन अब जो खरगोश वाली राजनीति के ऊपर चल रहे हैं रामस्वरूप लांबा, तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये तो बात तय है कि जो भी कोई अगर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ेगा वो निश्चित रूप से उन पर भारी पड़ेगा, अगर उनको टिकट मिलती है। और किसी मजबूत आदमी को मिलती है तो निश्चित रूप से अटैक होगा, बराबर का होगा। और आप अगर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप आप 36 कौम के लिए बात कर रहे हैं, आपकी तैयारी 36 कौम की है। क्या आपको टिकट मिल जाएगा? जो जमे हुए लोग हैं वहाँ, जैसे महेंद्र सिंह गुर्जर है, रामनारायण जी हैं। पहली बात तो मैं आपको कहता हूँ कि 36 नहीं, अब 37 कौम हो चुकी है। दूसरी बात, स्वर्गीय रामलाल जाट साहब का एक बहुत बड़ा ऑरा था जी, और उन जैसा नेता सदियों में एक पैदा होता है, यानी 100 साल में एक। जी, मैं न रामस्वरूप लांबा के खिलाफ जा रहा हूँ, न मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूँ, न मैं रामनारायण जी बाबूजी के खिलाफ जा रहा हूँ, न महेंद्र जी गुर्जर साहब के पास जा रहा हूँ। मैं तो कल ही उनको जन्मदिन की परसों ही बधाई दे के आया, माला पहना के आया, पैर छुए। मेरे साथी कह रहे थे, भाई साहब आप चुनाव लड़ रहे हो, पैर क्यों छू रहे हो? महेंद्र जी गुर्जर साहब विधायक रह चुके हैं, मुझसे उम्र में 20-25 साल बड़े हैं। चुनाव में पार्टी जिसको टिकट देगी, मैंने आज तक कभी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया। अगर ये बात कोई प्रूव कर दे तो मैं कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। मेरी माँ कांग्रेस थी, है और रहेगी, और मैं 100% कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि नसीराबाद का जो विकास होना चाहिए था, जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए थी, और जो छावनी होने का दंश नसीराबाद ने भुगता, और जो जिस तरीके से वहाँ ट्रोले की, ड्राइवर्स की एक लंबी फौज हो सकती थी, और रही भी, बनते हैं ट्रोले तो वहाँ, तो वो सारा उद्योग और ये सारे नक्शा पिछड़ता चला गया। आप आए तो आप क्या करेंगे? देखिए, 30 साल स्वर्गीय गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे। 20 साल में रामनारायण जी गुर्जर साहब, महेंद्र जी गुर्जर साहब दोनों एक बार विधायक भी रह लिए, एक बार हार भी लिए। मैं अगर नसीराबाद का विधायक बना तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा क्षेत्र में एक नंबर पे बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे कि जो मान लीजिए आप कह रहे हैं ट्रोले चलते हैं, ट्रोले चलने की वजह से भीड़ होती है, तो सबसे पहले सड़कें, नालियाँ, ये सब चीज़ें सुधारेंगे। दूसरा, ट्रैफिक का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। और ट्रोले लंबे लंबे होते हैं तो भाई उनको खड़े करने की जगह होनी चाहिए, तो कुछ जगह हम चिन्हित करेंगे कि जहां ट्रोले खड़े हो सकें और आम जनता को असुविधा नहीं हो। सिविक सेंस के साथ ट्रैफिक सेंस को लेकर मैं चलूँगा, और मैं निश्चित तौर पे ये वादा करता हूँ, मैं विधायक बना तो नसीराबाद क्षेत्र की जनता कहेगी, इस बार तो मैं बन जाऊँगा चुनाव लड़ने के बाद, अगली बार सौरभ बजाड़, अगली बार सौरभ बजाड़। ये विधानसभा क्षेत्र की हर जनता की आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं काम करूँगा। पहली बात, मुझे धन का लालच नहीं। दूसरी बात, मुझे पद का लालच नहीं। विधायक बनना इसलिए चाहता हूँ कि विधायक बनने से विधायक कोष मिलता है, तो कोष से हम सेवा कर सकते हैं। विधायक बनने के बाद मैं लोगों को बहुत कुछ सेवाएं दे सकता हूँ। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति समाज सेवा के रूप में करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो ये, मैं यातायात की सुविधा की बात नहीं कह रहा। सड़कें अच्छी नहीं है, आप बनवा देंगे, नालियाँ नहीं है, आप बनवा देंगे। हालांकि वो छावनी क्षेत्र है और वहाँ विकास के अंदर आप एक ईंट का पत्थर भी, अगर मकान भी है तो परमिशन आपको वहाँ छावनी से लेनी पड़ती है। आप अपने हिसाब से नाली भी नहीं बना सकते। तो वहाँ का जो सारा का सारा छावनी का वो है, तो उसमें विधायक तंत्र बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं के अंदर नहीं हो। लेकिन जैसे ट्रोले बनते हैं, और ट्रोले बनाने के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अगर ट्रोला बनाने का केंद्र था तो वो नसीराबाद था। नसीराबाद के कचौड़े बहुत मशहूर हैं। नसीराबाद के
बहुत सारे मतलब ड्राइवर्स हैं, नसीराबाद के ड्राइवर्स हैं। एक मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है जिसको चॉकलेट बर्फी चॉकलेट बर्फी कहते हैं, वो भी बहुत मशहूर है वहाँ की। और दूसरा वहाँ के ड्राइवर्स बड़े मशहूर हैं। ड्राइवर्स आप हिंदुस्तान के अंदर अगर ड्राइवर्स देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर्स हैं वो नसीराबाद के माने जाते हैं, जो 3-3 दिन 4-4 दिन तक अपने काम में बाकायदा चलाते रहते हैं। मतलब नसीराबाद का है तो ड्राइवर है तो बस कामयाब है। तो उनकी बेबूदगी के लिए, उनकी तरक्की के लिए आप क्या करेंगे और उनकी शिक्षा के लिए क्या करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, पहली बात तो मैं अभी विधायक नहीं हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। विधायक बनने के बाद जब मैं उन ट्रेलर के ड्राइवर से पूछूंगा कि आपको क्या समस्याएं हैं, आपके परिवार को क्या समस्याएं हैं, उनकी फैमिली की एजुकेशन के लिए उनको क्या दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ दिया है, कोई कमी तो रही नहीं। फिर भी मैं विधायक बना तो हर व्यक्ति विशेष से मेरा एक प्लान है कि सारा रोड में बनाएंगे। 49 ग्राम पंचायतें इस विधानसभा में हैं, 20 मेंबर की नगर पालिका है, सारे पार्षदों को साथ लेके, चाहे वो बीजेपी के भी हों, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सरपंच बीजेपी समर्थित हो चाहे कांग्रेस समर्थित हो, मैं वो काम करूंगा जिससे जनता को लाभ मिले और वो काम करूंगा जिससे व्यक्तिगत किसी का फायदा हो सके। और रोडें, नालियां, ये सब तो बनती रहेंगी, बनाएंगे ही, क्योंकि विधायक कोष का मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई घर तो ले जाना नहीं है, मुझे वहाँ जो भी फंड बनता है 2 करोड़ 5 करोड़ वो सब वहीं खर्च करना है। और 100% बता देता हूँ मैं कि मैं 1 रुपया भी उस विधायक कोष में से किसी से भी, चाहे वो PWD हो, चाहे ADA हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे UIT हो, मैं 1 रुपया भी उसमें से कमीशन के रूप में नहीं लूँगा। अच्छी बात है, ये आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, वरना तो सारा बर्बाद ही लोग बाग इस कमीशन खोरी में होते हैं। और सब जानते हैं कि इनके जो विधायकों की जो अय्याशियाँ होती हैं और जो खर्चे होते हैं, उस खर्चों के ऊपर इसी तरीके के लोग होते हैं जो अफसरशाही हावी होती है, अपने ट्रांसफ़र करा के अपने डिज़ायर करके आते हैं और फिर वहाँ इसी तरीके के 100 कमाएंगे, 10 देंगे, 10 इसको देंगे, वो चलता है। आप इस बात को बेहतर समझते हैं क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं। एक चीज़ है जो नसीराबाद की सबसे कोड, जिसे कहते हैं कोड है, वो वहाँ का अस्पताल। नसीराबाद का अस्पताल सबसे मेरा जो निम्नतम श्रेणी का अखबार है अस्पताल है। और आप ताजुब करेंगे कि आप ही के मित्र, आप ही के दल के नेता राजऋषि डॉक्टर रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके टाइम के अंदर भी ये उम्मीद की जाती थी कि कम से कम नसीराबाद या अजमेर ज़िले का, अजमेर संभाग के अस्पताल है, वो तरक्की करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं तो इस मंच से कह भी नहीं सकता, जो दावेदार आ रहे हैं केकड़ी के, वो तो साफ कह के जा रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार का जो खेल उन्होंने खेला वो कोई खेल नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, उनके दावेदार कह रहे हैं सारे के सारे। तो मतलब विकास नहीं हो पाया नसीराबाद के अस्पताल का। और आप पर निगाहें टिकी रहेंगी, जनता से आपसे यही पूछेगी, जैसे ही आप टिकट लेके जाएंगे, सबसे पहले आपका अगर कोई कॉलर पकड़ के कहेगा, आपका कुर्ता पकड़ के कहेगा साहब आप कुछ मत करना हमारे यहाँ, सिर्फ हमारा अस्पताल ठीक कर दो, क्योंकि ये रेफर अस्पताल है। यहाँ आते हैं, अस्पताल में डॉक्टर ही 4 हैं, 5 हैं, 5 डॉक्टर हैं खाली, 5 डॉक्टरों के, तो 5 डॉक्टरों से कैसे अस्पताल चल रहा है। तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप किसी तरीके से अस्पताल के लेकर कुछ बात। देखिए, सबसे पहले तो आप राजऋषि कह रहे हैं, वो आप कहने का हक रखते हैं। मेरे लिए डॉक्टर रघु शर्मा जी बहुत सम्मानीय नेता थे, आज भी हैं, और जब तक मैं नेतागिरी करूंगा वो रहेंगे जी। और चिकित्सा मंत्री रहते हुए जो कोविड मैनेजमेंट किया है, तो सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तारीफ़ की है और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब की भी तारीफ़ की है। हो सकता है हम काम करते हैं, कुछ 19-20 कमी रह जाती है, तो मैं डॉक्टर रघु शर्मा साहब से सलाह लेके ये ज़रूर करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर कोई भी कमी है उसको 100% दूर करने की कोशिश करूँगा और नसीराबाद की जनता को अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाके परेशान नहीं होना पड़े। ये बड़ी बात ये है, बता है। यही बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद कोई डॉक्टर रघु शर्मा को
आहत करने वाला नहीं है। अगर कभी बहस करने का मुझे मौका मिले तो मैं एक वाजिब मंच पर वाजिब आदमी के साथ बहस करूंगा। मैं आपसे बहस क्यों नहीं, क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, आप हैं नहीं, वरना मैं बताता कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से आंकड़े वहाँ हुए। नसीराबाद से अस्पताल से 100 बेड का जो हॉस्पिटल था, उसके 100 के 100 बेड कोविड के टाइम के अंदर जिला अस्पताल केकड़ी में कैसे ट्रांसफर कर दिए गए, जो आज तक लौट कर नहीं आए। खैर, ये वो मंच नहीं है। आपसे मैं ये जानकारी चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा है कि आपने आश्वासन दे दिया जनता को कि आप निश्चित रूप से नसीराबाद के अस्पतालों के लिए करेंगे शिक्षा। एक थोड़ा छावनी का जो है नसीराबाद में मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, नसीराबाद का विकास नहीं हो सकता, नसीराबाद में उनकी परमिशन के बगैर नक्शे पास नहीं होते, सारी चीज़ें। तो इसमें कहीं कुछ सरकार से मिलकर किया जा सकता है कि छावनी से मुक्ति का कोई रास्ता खोजा जाए। देखो, आप समझो, छावनी से मुक्ति संभव नहीं होती है। छावनी मतलब आर्मी। हिंदुस्तान की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और पुलिस है, इससे मुक्ति नहीं ली जा सकती। हाँ, वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे, चाहे वो ब्रिगेडियर लेवल के हों, चाहे मेजर जनरल लेवल के हों, तो मैं उनसे टाइम लेके उनसे मिलूँगा। अगर विधायक बना तो भी, और अगर विधायक नहीं बना तो भी, और उनसे ये निवेदन करूँगा कि सर, यहाँ की ये मूलभूत ज़रूरतें हैं जो अगर आपका साथ मिला तो हम पूरी कर सकते हैं। तो मैं जितना जानता हूँ फौजियों को तो वो तो अपनी जान दे सकते हैं, और जो फौजी देश के लिए जान दे सकता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी मना नहीं करेंगे। सौरभ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरा जो कहने का मकसद किसी फौजी अधिकारियों के निरंकुशता से नहीं है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर थोड़ा बदलाव गवर्नमेंट कर सकती है। वो भी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि नक्शे नगर पालिका पास करे, वो करे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो आप अगर सरकार से मिलेंगे, आपकी सरकार बने और आप सरकार से कहें और वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस मामले में जो जनता की सुविधाओं से जुड़ा हुआ है वो आप दिला पाएँ तो एक बहुत बड़ा काम आप कर पाएंगे। मैं आपको, चतुर्वेदी साहब, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, बड़े भाई की तरह हैं। मान लीजिए एक तरफ चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है और कीचड़ में से आपको कमल निकाल के लाना है या गुलाब निकाल के लाना है या किसी बीमार आदमी को निकाल के लाना है, तो आप बाहर से ऐसे खींच थोड़े ना सकते हो। आपको अपने पजामे को ऊंचा करना है और जाना है, कीचड़ में जाइए और अपने पैर गंदे करिए, कमल गुलाब ये वो मरीज जिसको है निकाल के लाए। कीचड़ में उतरना पड़ता है, गंदगी में आप उतरोगे तभी तो आप उसका भला कर पाओगे। मान लो कोई मरीज तड़प रहा है कीचड़ में, तो बाहर से अरे भाई तू लिया, अरे भाई तू लिया, ऐसे नहीं होता है। मुझे मेरी गाड़ी खड़ी करके जाना पड़ेगा और उसको अपने हाथों से उठा के गोदी में कंधे पर लेके आना पड़ेगा, फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा। कीचड़ में जाना पड़ता है, बिना आप दूर से कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। सौरभ जी, मुझे हंसी आ रही है, मैं बार बार हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप बड़ा पहलवानी वाला जवाब दिया है आपने कि कीचड़ में उतरना पड़ेगा, यहाँ से फिर यूँ लेना पड़ेगा बाहों में, और फिर आपका वो अच्छी बात है, आपका जज्बा है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि सौरभ बजाड़ किस तरीके से मजबूत दावेदारी नसीराबाद क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर विधायक हो तो दमदार तो होना चाहिए, जुझारू तो होना चाहिए, मार्शल तो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब झूठे झूठे सपने दिखाए, झूठे आपको वो करे, ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए विधायक। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ऐसा ही विधायक नसीराबाद को दे और इनको टिकट मिले, ये चुनाव जीते और चुनाव जीतकर वापस जब आएँ और इस मंच पर आकर इंटरव्यू दें तो मैं इनके हाथ पकड़कर इस दावे को पूरा दिखाऊंगा और इनसे कहूँगा कि देखो ये दावा पूरा नहीं हुआ है, ये दावा पूरा नहीं हुआ है, ये दावा पूरा हो गया है। तो वो मार्क लिस्ट मैं बनाऊंगा आपकी, ये अधिकार मुझे आप देंगे। ये अधिकार आपको दिया आज ही। अगर विधायक बन के आया तो भी और विधायक नहीं बन के आया तो भी, मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, नाम बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं राजनीति को समाज सेवा के रूप में लेने का जज्बे के साथ चल रहा हूँ। मंच मिले ना मिले, विधायक बनूं ना बनूं, सांसद बनूं ना बनूं, मंत्री बनूं ना बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज सेवा के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का साहस मुझ में पहले भी था, आज भी है और अंतिम सांस तक रहेगा। तो ये हैं सौरभ बजाड़, जिन्होंने अपने बिल्कुल सड़े हुए अंदाज के अंदर आपको अपना दावा पेश किया। कल फिर किसी दावेदार के साथ मैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहूँगा। आपको दावा पसंद आया होगा, दावा पसंद आया हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और इस दावे को दूर दूर तक जितना आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाने में मेरी मदद करें, सौरभ जी की मदद करें। ये एक मतलब अच्छा संकल्प है जो आपको लेना है। धन्यवाद।